हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी है मैसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल के अंतर्गत दूसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का क्या घनत्व है, क्या वृद्धि है, उसका क्या वितरण है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया है। बीचों बीच से यह एक जो अक्षांश और देशांतरी रेखा के द्वारा बांटा गया है, जिसको हम भूमध्य रेखा के भी नाम से इसको जानते हैं, जीरो अक्षांश। तो जीरो अक्षांश के ऊपरी वाला जो भाग है वो है उत्तरी गोलार्ध, और जो जीरो से नीचे वाला भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की अगर 100 में केवल 100 लोग अगर मान लीजिए रहते हैं, तो 90 लोग कहाँ रहते हैं? इस उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, और 10 लोग रहते हैं कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में और विश्व की जनसंख्या का 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ये सारे रीजन अभी हम आपको बताएंगे। क्या ऐसा रीजन है कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा और वहाँ पे जनसंख्या कम? और इसके आगे हम चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पृथ्वी पे हम कह सकते हैं, इसी पृथ्वी पे पूरी पृथ्वी की अब बात करते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध की हम बात नहीं करते हैं। इस पूरी पृथ्वी पे जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, पूरे विश्व की जनसंख्या मान लीजिए 100 है, तो उसमें 90 लोग, यानी हम कह सकते हैं 90% इस पृथ्वी के 10% हिस्से, माने पूरा हिस्सा मिला करके 10% हिस्से में 90% जनसंख्या रहती है। इस पृथ्वी के 10% हिस्से पे 90% जनसंख्या निवास करती है। समझ में आ रहा होगा? यानी 100 लोग हैं तो इस पृथ्वी का 10%, अगर पृथ्वी को 10 भाग में बांट दिया जाए तो एक हिस्से में 90%, यानी 90 जनसंख्या यहाँ रहती है, और ये जो पूरा भाग मिला करके 10%, यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के ऐसे जो भूभाग हैं जहाँ पे 90% जनसंख्या निवास करती है, और जो 10% है जनसंख्या वो 90% भूभाग पे निवास करती है। इसका भी रीजन आपको बताएंगे। क्या रीजन है कि विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पे निवास करती है, और 10% जनसंख्या इस पृथ्वी के 90% भाग को मिलाकर के निवास करती है। तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। अब हम आपको ये थोड़ा सा इसके इतिहास को भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि क्या रीजन है जनसंख्या का घनत्व तो इस प्रकार है। तो इसे हम मिटाते हैं और आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ हम ले चलने का हम काम करते हैं। देखिए, एक चीज़ और आता है कि विश्व की जनसंख्या की अगर बात करें तो 21वीं सदी के जो प्रारंभ में जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक हो गई थी। 600 करोड़ से अधिक हो गई थी। 21वीं सदी का जैसे ही प्रारंभ हुआ तो इस विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से वो पार कर गई। अगर हम अत्यंत प्राचीन काल से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि अत्यंत प्राचीन काल तो है, यह अत्यंत प्राचीन काल से लेकर लंबे ऐतिहासिक काल का अगर हम अध्ययन करें, लंबे ऐतिहासिक काल का अगर हम काल का अध्ययन करें तो विश्व की जनसंख्या की जो गति है वो बहुत धीमी थी। हम कह सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल के अगर लंबे ऐतिहासिक काल का
अगर हम अध्ययन करें तो विश्व की जो जनसंख्या की जो रफ्तार थी, जो उसकी गति थी, वो क्या थी? बहुत धीमी थी। अगर हम कहते हैं कि 1650 में विश्व की जनसंख्या, अभी हम बताते हैं, 1650 में विश्व की जनसंख्या मात्र 55 करोड़ थी। 1650 में विश्व की जनसंख्या मात्र 55 करोड़ थी। अब वही 1970 में जब इसकी जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 370 करोड़ हो गई। 370 करोड़ हो गई। हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक काल से लेकर के अगर हम 1650 तक की बात करते हैं तो यानी 10 लाख वर्षों में इस पृथ्वी की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 10 लाख वर्षों में इस पृथ्वी की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी, जो अगले हम कह सकते हैं 300 वर्षों में, अगर 1655 के बाद यानी 300 वर्षों का अगर हम एक आंकड़ा देखते हैं तो विश्व की जनसंख्या की जो रफ्तार है 6 गुनी बढ़ गई है। विश्व की जनसंख्या की जो रफ्तार है 6 गुनी बढ़ गई। तो हम देखते हैं कि 21वीं सदी के प्रारंभ में अगर विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो 600 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो गई। और अत्यंत प्राचीन काल से लंबे ऐतिहासिक काल का अगर हम वर्णन करें और आगे रुकते हैं 1650 में तो विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई थी। अगर अगले 10 लाख वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो मात्र विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। और जैसे जैसे जनसंख्या समय बीतता गया और जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती गई, वर्तमान में जनसंख्या 300 करोड़ 300 वर्षों में 6 गुनी हो गई। आइए हम एक आपको आंकड़े के द्वारा इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। आंकड़े का हम लोग जिक्र अंदर तो करेंगे, हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं, एक परिचय बता रहे हैं, थोड़ा सा जनसंख्या का एक हम परिचय दे रहे हैं हल्का फुल्का। तो आइए एक हम थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं कि वर्ष की हम बात कर लेते हैं और जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं कि किस वर्ष में किस तरह से जनसंख्या थी और आने वाले समय में जनसंख्या क्या हो सकती है। तो 1 ईस्वी की बात करते हैं, 1000 की बात करते हैं, 1650 की बात करते हैं, 1850 की बात कर लेते हैं। मैं भी सारे आंकड़े लिख सकता हूँ। 1930 के बाद 1960, 1970, 1989, 1999, 2005 तक के हमको 1999, 2005। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या किस तरह से बढ़ती गई। अगर हम 1 ईस्वी में देखें तो विश्व की जनसंख्या 2 करोड़ थी और जैसे ही जैसे बढ़ता गया यह जिसकी जनसंख्या 30 करोड़ हो गई। 1650 में 55 करोड़ हो गई जनसंख्या। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1650 और अत्यंत प्राचीन काल से 1650 की बात करते हैं तो 10 लाख वर्ष होता है, जिसमें मात्र जनसंख्या 55 करोड़ थी। अगर यही बात करते हैं 1850 की तो इसकी जनसंख्या 100 करोड़ हो गई। 1930 की बात करते हैं तो देखिए 200 करोड़ हो गई। कितनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। 1960 की बात करते हैं तो जनसंख्या 300 करोड़ हो गई। 1970 की बात करते हैं तो जनसंख्या विश्व की 400 करोड़ हो गई। और 87 है, 87 के बाद 99 आता है, लिखे थे भूल गए हैं। 1999 1987 की बात करते हैं तो जनसंख्या बढ़ करके यह 500 करोड़ हो गई। 1999 की बात करते हैं तो जनसंख्या यह 600 करोड़ हो गई। और 2005 में जनसंख्या की अगर बात करें
तो ये जनसंख्या बढ़ करके 700 करोड़ हो गई। 700 करोड़ हो गई जनसंख्या। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार जनसंख्या की जो गति है वो बढ़ती गई है। एक यूएनओ ने एक रिपोर्ट पेश किया, जो यूएनओ जिसको मतलब कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है वर्ल्ड की। इन्होंने एक 2050 में एक आंकड़ा जारी किया है कि इस विश्व की जनसंख्या 920 करोड़ हो जाएगी। यानी अगर हम 2050 की बात करते हैं तो 920 करोड़ हो जाएगी। वही ये रिपोर्ट बताता है कि अगर 2060 की बात करें तो एक व्यक्ति जो है, एक उसके लिए भूमि, अगर एक व्यक्ति के लिए भूमि की बात करते हैं तो 1 वर्ग मीटर एक व्यक्ति के लिए भूमि आपको प्राप्त होगा। इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। यानी 2060 का एक आंकड़ा है कि अगर जनसंख्या इसी गति से बढ़ता रहा तो 2060 में व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए भूमि 1 वर्ग मीटर ही उसे बच पाएगा, अन्यथा की स्थिति में पॉपुलेशन से पूरा यह धरा भर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी देश होंगे जिसकी जनसंख्या बड़ी तेजी से 1.5% की दर से गिरती भी नजर आएगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या अधिनियम कानून एक पास किया गया जिससे जनसंख्या को कम किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि आपको मैंने एक परिचय बताया। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या रीजन है कि इस तरह की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या उसकी आर्थिक संपन्नता का भी कारण है, उसकी और आर्थिक विपन्नता का भी कारण है। क्योंकि जिस देश में बूढ़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैन पावर ज़्यादा है तो हम ग्रोथ भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक रेशियो है। इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग लॉ है, उत्पत्ति ह्रास नियम है। एक समय के बाद उस व्यक्ति के अंतर्गत जो कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरह से हम देखें कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की जो घनत्व है और अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। चलिए हम फिर एक एक महाद्वीप का भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि क्या रीज़न है कि जनसंख्या के परिचय में हम ये बता दें क्या रीज़न है कि मतलब जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है। काहे बढ़ती है? 90% भाग पे मैंने बताया कि 10% जनसंख्या रहती है और 10% भाग पे 90% जनसंख्या रहती है। इसका रीज़न क्या है, जरा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने ये बताया कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, मैंने बताया कि जो 90 और प्लस 10 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 90 व्यक्ति पृथ्वी के 10% हिस्से में रहते हैं और ये जो 10 व्यक्ति हैं वो 90% हिस्से में 10 व्यक्ति निवास करते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आइए हम इसका मुख्य कारण हम समझते हैं। मुख्य कारण जनसंख्या घनत्व का और इस तरह से निवास करने का। तो ऐसा होगा कि जल की उपलब्धता, अगर जहाँ पे जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जल की उपलब्धता, क्योंकि मनुष्य के लिए जल सिंचाई के लिए हो या अपनी व्यक्तिगत सिंचाई के लिए बहुत आवश्यक होती है। दूसरा की हम बात करते हैं जहाँ पे समतल मंद ढालों वाले जो मैदान होते हैं, समतल मंद ढालों वाले मैदान। इसका ये रीजन है कि जहाँ पे समतलीय भूमि होगा वहाँ पे कृषि और निवास दोनों बड़ी सुगमता से हम कर सकते हैं और अपने संसाधन का प्रयोग भी यहाँ पे बड़ी सुगमता से हम कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कि और क्या कारण हो सकता है? सुखद एवं सम जलवायु, जहाँ की जलवायु
सुखद एवं सम होती है वहाँ पे भी जनसंख्या निवास ज़्यादा करती है। जैसे आप देखें रेगिस्तानी भागों में चले जाएंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहाँ स्थानांतरण भी नहीं होता है। लोग जैसे यहाँ से वहाँ के जा कर के चलो बहुत ज़्यादा ज़मीन खाली है, यहाँ पे हम रह लेंगे, क्यों रहेंगे भैया? रेगिस्तान में हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, घर बनाएंगे तो भी गिर जाएगा, बड़ी समस्याएं हैं, आंधी तूफान आता रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सुखद एवं सम जलवायु जहाँ पे होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, जहाँ सभी तरह के मौसम होता है। और बात करते हैं कि उपजाऊ मिट्टी, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की भी जनसंख्या बहुत अधिक है, क्योंकि ऐसे अगर मिट्टियाँ रहेंगे तो हम अपना कृषि कार्य करके हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमें नहीं ऐसी चाहिए, हमें नहीं फैन चाहिए, हमें नहीं टीवी कूलर चाहिए। अगर हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए तो हम जिंदा रह सकते हैं। भौतिक संसाधन नहीं है तो हम जिंदा रह सकते हैं। मतलब 2 वक्त की रोटी ना हो तो हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, भौतिक संसाधन ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं। अब देखते हैं कि 5वें नंबर पे खनिज की उपलब्धता, यानी खनिज मात्रा की उपलब्धता अगर जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे भी लोग वहाँ पे निवास करते हैं, व्यापार का भी एक साधन बनता है। फिर नगरीकरण, नगरीकरण बात करते हैं, जहाँ पे नगरीकरण आपने देखा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता भी नगरीकरण था। वहाँ पे लोग बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बसे थे, खुदाई से तो चलता है। फिर औद्योगिकरण, जहाँ पे औद्योगिकरण की भी ज़्यादा, जहाँ पे उद्योग की स्थापना के योग्य वहाँ की जलवायु होती है, जो रॉ मटेरियल सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसे जगह भी जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि औद्योगिकरण के द्वारा रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे जिससे इनकी जीविका में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, यानी जहाँ पे समाज के अच्छे वर्ग लोग निवास करते हैं वहाँ पे भी हम बड़े सरलता से रहेंगे, वहाँ पे लोग आकर्षित होंगे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, भारत की भी बात करें, ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत नक्सलवाद है, माओवाद है, वहाँ पे हम निवास करने के लिए नहीं सोच पाते हैं। वहाँ पे सस्ते ज़मीन मिले ना तो भी हम निवास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई सामाजिक संस्कृति है ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसा 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 जो क्षेत्र है वो कहाँ मिलेगा? यानी सभी कारक ऐसे कहाँ से मिलेंगे? जहाँ पे जो नदी घाटियाँ हों, समतल जलोढ़ के द्वारा समुद्र तटों के तटीय भागों में ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये सारे जो गुण किस क्षेत्र में हमको मिलेंगे? जहाँ पे हमें सरलता से ये सब चीज़ें मिल जाए और हम वहाँ पे रहने का काम करें। तो जो नदी घाटियाँ हैं, समतल जलोढ़ मैदान एवं समुद्र तटीय भागों में इस तरह के क्षेत्र आपको मिलेंगे। जो बड़ी बड़ी गंगा यमुना नदियों की बात करते हैं तो ऐसे इनके घाटियों में ये सब चीज़ मिलेंगे। समुद्र के तटीय भागों में इस तरह की जो कारक जलवायु आपको मिलेगा, जिससे हम ये सब उपलब्ध हो जाएगा और हम बड़े सुखमय जीवन यापन करेंगे। यही रीज़न है कि ऐसे जो 90% जनसंख्या ऐसे भागों पे निवास करती है और 10% जनसंख्या ऐसे भागों पे निवास करती है जहाँ पे ये संसाधन उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती है। अभी बहुत पहाड़ों में चले जाइए, लोग रहते हैं, वहाँ की चैलेंजिंग लाइफ है। क्यों? वहाँ की जनसंख्या घनत्व तो कम है, क्योंकि ये सारे संसाधन वहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही कि विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के हम एक परिचय का अध्ययन किए और बहुत सारी वीडियो इस पे हमने पार्ट बाई पार्ट करके डालेंगे। बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपके साथ और अच्छे से जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।